Hello guys, welcome back to our channel Vidya. And today's topic is financial statements of not-for-profit organization part 2, income and expenditure. First is it is the summary of income and expenditure for the accounting year which is prepared on accrual basis. मतलब कि ये समरी होती है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो कि इस अकाउंटिंग ईयर में प्रिपेयर किया जाता है और ये किस बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं हम अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल बेसिस मतलब कि इनकम अर्न तो हो चुकी है बट अभी तक मिली नहीं है, वो भी हम इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे। Next is includes only revenue items relating to current period. The revenue expenses and losses are shown on the expenditure side, that is debit side, and the revenue income and gains are shown on the income side, that is credit side. ये जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ये उस ईयर के रिवेन्यू के ऊपर बेस्ड होता है। अब जो कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं और जो रेवेन्यू इनकम्स और गेंस में होते हैं वो इनकम साइड मतलब कि क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं। Now next is the balance at the end shows the net operating result in the form of surplus, that is excess of income over expenditure, or deficit, that is excess of expenditure over income, which is the transfer to the capital fund shown in the balance sheet. अब ईयर एंड में जो बैलेंस बचता है वो या तो सरप्लस होता है मतलब कि एक्सेस ऑफ इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंडिचर से, या तो होता है डेफिसिट मतलब कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है इनकम से। तो एंड में इसका पता लगा के इसे ट्रांसफ़र किया जाता है कैपिटल फंड में और इसे शो किया जाता है बैलेंस शीट में। नाउ स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्स्ट इज़ परस्यू द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट थरोली। मतलब कि जो भी हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सीखा था वो सारी चीज़ें इसके अंदर भी आएगी। सेकेंड इज़ एक्सक्लूड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक एज दे आर नॉट एन इनकम। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हमने कैश और बैंक के ओपनिंग बैलेंसेस भी लिए थे बट इसके अंदर वो नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो हमारी इनकम नहीं है, ठीक है। Now third point is exclude the capital receipts and capital payments as these are to be shown in the balance sheet. अब हमें जो भी कैपिटल इनकम रिसीव हुई है या फिर जो भी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स किए हैं वो भी हम एक्सक्लूड करेंगे क्योंकि वो इसके अंदर नहीं आएगा, वो हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। Now next point is consider the revenue receipts to be shown on the income side. Some of these need to be adjusted by excluding the amounts relating to the preceding and to succeeding period and including the amount relating to the current year not yet received. अब जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट होगा वो हम लोग इनकम साइड के अंदर शो करेंगे बट इसके अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, मतलब कि वो अमाउंट हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा जो कि किससे रिलेटेड है, या तो प्रोसीडिंग पीरियड से या तो सक्सीडिंग पीरियड्स के, मतलब कि जो कि इस साल के नहीं, या तो पिछले साल के हैं या तो आने वाले साल के हैं। तो ऐसे इनकम्स हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे और ऐसी इनकम को हम इंक्लूड करेंगे जो कि हमने अर्न तो कर ली है बट हमें अभी तक मिली नहीं है, और वो कौन सी ईयर की होनी चाहिए, इसी करंट ईयर की होनी ज़रूरी है। Now next is consider the revenue expenses to be shown on the expenditure side with due adjustments as per the additional information provided relating to the amounts paid in advance and those not yet paid. अब जो भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वो हमें एक्सपेंडिचर्स साइड में शो करना है और वो भी कुछ एडजस्टमेंट्स के साथ में। जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है उसके बारे में कि ये अमाउंट अभी रिसीव हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन और जो भी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है उसके बेसिस पे हमें इसे एक्सपेंडिचर साइड में शो करना है। Now next is consider the following items not appearing in the receipts and payment account that need to be taken into account for determining the surplus and deficit for the current year.
अब हमें इसके अंदर कुछ ऐसे आइटम्स भी इंक्लूड करने हैं जो हमने रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं किए थे, और इनको डिटरमाइन करना ज़रूरी है सरप्लस या फिर डेफिसिट इस साल का निकालने के लिए। वो आइटम्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड इज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इफ़ रिक्वायर्ड, थर्ड इज़ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2015 ऑफ नेगीज क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द सेम पीरियड। अब हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है ये, और इससे हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ आई एम रीडिंग डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में है बैंक 25,000, सब्सक्रिप्शंस 2013-14 1500, 2014-15 10,000, 2015-16 500, and total is 12,000. Donation 2,000, hall rent 300, interest on bank deposits 450, entrance fees 1,000. Now credit side. Purchase of furniture 5,000, salaries 2,000, telephone expenses 300, electricity charges 600, postage and stationery 150, purchase of books 2,500, entertainment expenses 900, purchase of 5% government papers 8,000, miscellaneous expenditures 600. नाउ बैलेंस कैश है 300 एंड बैंक है 20,000 एंड 400। अब ये तो हो गई इन्फॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। अब इसके बाद में जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, अब हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹1,500, सेकेंड इज़ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹500, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल ₹150, subscriptions accrued ₹400, 50% of entrance fees is to be capitalized, furniture is to be depreciated at 10% per annum. तो अब उस इंफॉर्मेशन से किस तरीके से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, अब हम लोग वो देख लेते हैं। तो आई एम रीडिंग आउट द डेबिट साइड। Salaries 2,000 and additional outstanding is 1,500. Total is 3,500. Telephone expenses 300. Electricity charges 600. Postage and stationery 150. Entertainment expenses 900. Add outstanding 500. So total is 1,400. Miscellaneous expenses 600, depreciation on furniture 375, surplus excess of income over expenditure is 7,075. Now credit side, income side. Subscription 10,000, add accrued 400, then total is 10,400. Donation 2,000, hall rent 300, interest on bank deposits 450, add accrued receivable 150, total is 600, entrance fees 50% of 1,000 is 500, interest on investment government papers is 200. तो ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नाउ नेक्स्ट इज़ distinction between income and expenditure account and receipt and payment account. अब हम देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। सो नाउ दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन: इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज नेचर. नाउ इट इज़ लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट इज़ समरी ऑफ कैश बुक. नेचर किस तरीके का है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है कैश बुक की समरी. नाउ सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ आइटम्स. इट रिकॉर्ड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली.
It records receipts and payments of revenue as well as a capital nature. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करता है किसके, रेवेन्यू नेचर के आइटम के। और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसके अंदर हम रेवेन्यू नेचर के और कैपिटल नेचर के दोनों तरीके के आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज पीरियड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम्स रिलेटेड ओनली टू द करंट पीरियड। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिलेट टू प्रोसीडिंग एंड सक्सीडिंग पीरियड्स। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइटम अकाउंट जो है उसके अंदर जो भी आइटम्स हम रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ करंट पीरियड के होते हैं। और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसके अंदर जो भी आइटम्स हम रिकॉर्ड करते हैं वो करंट पीरियड के भी हो सकते हैं, वो प्रीसीडिंग पीरियड के भी हो सकते हैं और वो सक्सीडिंग पीरियड के भी हो सकते हैं। नाउ डेबिट साइड। Its debit side records expenses and losses. Its debit side records receipts. जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसकी डेबिट साइड के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसकी डेबिट साइड के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं सारे रिसिप्ट्स। Now next is credit side. Its credit side records income and gains and its credit side records payments. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड गेंस, और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसके क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट्स। नाउ डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है। Now next is opening balance. There is no opening balance. Balance in the beginning represents cash in hand, cash at bank or overdraft at the beginning. इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसके अंदर कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है, और जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसके अंदर स्टार्टिंग में या तो कैश इन हैंड या तो कैश एट बैंक और ओवरड्राफ्ट हम बिगनिंग में लिखते हैं। Now next is closing balance. Balance at the end represents excess of the income over expenditure or vice versa. Now next is balance at the end represents cash in hand and bank balance or bank overdraft. अब जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो उसके अंदर एंड के अंदर जो बैलेंस बचता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा, मतलब कि एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसके अंदर एंड के अंदर जो बैलेंस बचता है वो रिप्रेजेंट करता है या तो कैश इन हैंड या बैंक बैलेंस या तो बैंक ओवरड्राफ्ट को। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।